हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनवी एकेडमी। आज हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के अगले टॉपिक अनुषंग के गुणधर्म पर। देखो अनुषंग के गुणधर्म क्या होते हैं। किसी आवासशील विलेय के विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब किस पर निर्भर करते हैं? विलेय की संख्या पर। यहां पर एक बात है कि विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करेंगे? मतलब अनुषंग के गुणधर्म वे हैं, दोबारा सुन लीजिए आप, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुषंग के गुणधर्म। ठीक है, अब ये यहां पर बात आई थी अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? देखो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जिनकी वाष्प नहीं बनती, जिसकी वाष्प नहीं बनती। जैसे कुछ पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जिनकी वाष्प नहीं बनती, जैसे हमारा क्या, चीनी। ठीक है, अगर आप चीनी को देखोगे तो चीनी के क्या वाष्प नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात अवाष्पशील विलेय से क्या मतलब है? ऐसे कंपाउंड या ऐसे सॉल्यूट जिनकी क्या वाष्प नहीं बने, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ठीक है, तो हमें अनुषंगीय गुणधर्म पर अनुषंगीय गुणधर्म को बताने के हमारे पास चार तरीके हैं। पहला है वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनके साइज पर। यहाँ पर हमारे क्या साइज, मास, ठीक है, इन सबसे हमारा कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर क्या चार्ज से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले वाष्प दाब में अवनमन पर। देखो, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? पहला टॉपिक है हमारा क्या इसमें? अब वाष्प दाब में अवनमन। तो वो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन को पढ़ने से पहले हमें वाष्प दाब के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? वाष्प दाब के बारे में। तो वाष्प दाब क्या होता है? देखो, वेपर प्रेशर। देखो क्या क्या करते हैं हमने क्या किया, एक कोई ग्लास ले लिया, ये कोई ग्लास ले लिया। अब हमने उस ग्लास में लगभग क्या आधा ग्लास उसमें हमने पानी भर दिया। आधा ग्लास लगभग हमने उसमें पानी भर दिया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या पानी का एक गुण होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कि पानी जो है लगातार अपनी क्या बनाते रहता है? भाप बनाते रहता है। वाष्प मतलब अपनी वेपर बनाते रहता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो वेपर बनाने लगता है, हमें इसका पता क्या चलेगा? तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इसको एक प्लेट से ढक दिया, इसको एक प्लेट से ढक दिया। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कुछ समय बाद यहाँ पर छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। छोटी छोटी बूंदें यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी वाष्प है। ये क्या है? हमारी वाष्प। और यहाँ पर क्या होता है? ये वेपर फेज। अब यहाँ पर वेपर जो होती है किस फॉर्म में होती है? गैसियस फॉर्म में। मतलब यहाँ पर क्या है? ये है हमारा वेपर गैस फेज। वेपर गैस फेज मतलब यहाँ पर हमारा क्या है? ये गैसीय अवस्था है, मतलब वाष्प की एक अवस्था है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या बात आई थी? वेपर गैस फेज। तो यहाँ पर क्या हमारा पानी जो लगातार क्या बना रहा है? वाष्प बना रहा है। तो ये तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा जो प्रेशर होगा, यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं? अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये अगर यहाँ देखें तो ये धीरे धीरे क्या वाष्प बनाकर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमारा वाष्प दाब किसी कारणवश कम हो गया, किसी कारणवश कम हो गया। अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, मतलब हमारा जो वाष्प दाब है वो कम क्यों होगा? मतलब अवनमन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कमी, वाष्प दाब में कमी आना। अगर हम इस सॉल्यूशन में इस सॉल्वेंट में मतलब या इस पानी में हम क्या करें? चीनी मिला दें। हम इस पानी में यहाँ क्या मिला दें? चीनी अभी यहाँ पर क्या आई थी? पीछे भी हमारी बात आई थी। तो चीनी क्या थी? हमारी अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अगर हम इस पानी में कोई एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो यह क्या होगा? यहाँ पर हमारे जो पानी के वेपर मान लो पहले किस स्पीड से बने, पहले स्पीड से बन नहीं थी, मतलब कुछ तेजी से बन नहीं थी। अब हमारे यहाँ पर चीनी मिलाने के बाद, चीनी को मिलाने के बाद यहाँ पर हमारी जो वाष्प है, पानी की जो वाष्प है वो यहाँ पर क्या होंगी?
धीरे धीरे क्या कम बनती है, कम बनेगी। मतलब पहले जो बन रही थी मान लो 10 यूनिट, ठीक है, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ कम हो गई, 8 यूनिट रह गई या 6 यूनिट रह गई। यहाँ पर हमारी जो वाष्प थी वो क्या हो गई, कुछ कम हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई, वाष्प दाब में कमी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। तो यही क्या हो गया हमारा यहाँ पर, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। बात आई समझ। पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखो सॉल्वेंट मतलब हमारा जो विलायक है वो कौन है, पानी। हमारा जो विलायक है वो कौन है, पानी। तो पानी का अगर हम देखें क्या, पानी का हमने वेपर प्रेशर मान लिया P0, ठीक, और हमारा क्या पूरा जो सॉल्यूशन है मतलब बिलियन है, तो उसका जो हमने प्रेशर मान लिया क्या, PS, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो वेपर प्रेशर आएगा मतलब हमारा जो टोटल प्रेशर आएगा, तो वो यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो कमी जो हुई तो यहाँ पर हमारे जो वेपर प्रेशर में कम, मान लो पहले हमारा जो वेपर प्रेशर था क्या था, हमारा पहला वेपर प्रेशर था पहले हमारा वेपर प्रेशर था मान लो 10। अब चीनी को बनाने के बाद हमारा जो वेपर प्रेशर था वो कितना हो गया, कम हो गया, ठीक है, मतलब कितना रह गया, 8 यूनिट, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, चीनी को बनाने के बाद क्या हुआ, तो बिलियन हमारा क्या है यहाँ पर, PS, मतलब इसका वेपर प्रेशर कितना है, PS, और इसका वेपर प्रेशर कितना है, P0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे P0 माइनस PS, P0 माइनस PS। तो देखो क्या होगा, P0 माइनस PS, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर आपेक्षित हो गया, मतलब यहाँ पर हमारा जो अवनमन हो गया वाष्प दाब में, वो वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन हो गया, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको P0 से डिवाइड कर देंगे, P0 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तब ये किसके बराबर हो जाएगा, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के, ठीक है। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है वो किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। अब विलेय के मोल प्रभाज क्या होते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो विलेय के मोल प्रभाज हमने क्या ले लिया, देखो सॉल्व मतलब विलेय का मोल ले लिया हमने स्मॉल n, विलेय का मोल ले लिया हमने स्मॉल n, और विलायक के मोल ले लिया हमने कैपिटल N। विलायक के मोल हमने क्या ले लिए, कैपिटल N। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको P0 माइनस PS अपॉन P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन n प्लस n। हमने पिछली क्लासेस में यहाँ पर मोल प्रभाज निकालना बताया था, तो ध्यान रखें n अपॉन n प्लस n। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से बना सकते हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, यहाँ पर हमारा जो वेपर प्रेशर मतलब ये जो फॉर्मूलेज होते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है, ये हमारा हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई रहता है, मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए नहीं। डाइल्यूट से क्या मतलब है, मतलब सॉल्वेंट जो मतलब हमारा विलायक है उसकी मात्रा हम ज्यादा मात्रा में लें, ठीक है, और विलेय की जो मतलब विलेय जो है हमारा वो क्या हो, हमारा कम मात्रा में। ऐसा मान लो हमने ले लिया क्या 10 ग्राम या 10 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम चीनी, ठीक है, 1 ग्राम चीनी। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो सॉल्यूशन बन के आएगा हमारा एक तरीके से क्या बन के आएगा, बहुत ही पतला होगा, मतलब डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं हमारे किसके लिए अप्लाई रहते हैं, हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखें, ठीक है, अगर यहाँ पर कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा, अगर यहाँ पर हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बात करी थी, किसकी बात करी थी अभी, डाइल्यूट सॉल्यूशन की। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो हमारा जो विलेय मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं n प्लस कैपिटल n इक्वल्स टू मतलब अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं क्या, लगभग क्या हो जाएगा, n मतलब वो क्या रहेगा, विलायक ही रहेगा हमारा टोटल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन n प्लस स्मॉल n अपॉन n, ठीक है।
समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। हाँ, एक बात और थोड़ी सी जरा, यहाँ पर अभी हमने डेफिनेशन इसकी बता दी है, पहले ही दोबारा से सुन लीजिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रवाह के बराबर, विलेय के मोल प्रवाह के बराबर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ, मतलब राउल्ट का नियम। ठीक है, यही क्या है हमारा? राउल्ट का नियम। ठीक, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, सेकंड पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। अब हम बात करते हैं आगे क्या? क्वथनांक में उन्नयन की। देखो, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? सेकंड पॉइंट अपना, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? जैसे अभी हमने बात करी थी क्या, किसकी? हमने एक ग्लास लिया था, उसमें पानी भरा था और वेपर प्रेशर के बारे में हमने इसको पढ़ा था, इस तरीके से कुछ। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप्स आई थी। ठीक, यहाँ पर क्या है? वेपर फेज बन गई थी, वेपर गैस फेज। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि देखो, पानी जो होता है, पानी जो होता है मतलब पानी का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी का एक मतलब पानी को हम उबालते हैं तो वो किस टेम्परेचर पर उबलता है हमें पता है, कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अभी अब यहाँ पर क्या करें? अब हम चीनी को मिला दें, यहाँ पर अब हम चीनी को मिला दें। तो जब हम चीनी को इसमें मिलाएंगे, जब हम इसमें चीनी को मिलाएंगे तो ये क्या है? चीनी कैसा? अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारी वेपर जो तेजी से बन रही थी वो हमारी क्या होंगी? धीरे धीरे बनेंगी, मतलब कम। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा? हमारा जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट मतलब इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन का वो कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये चीनी कैसा है? हमारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। और जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है तो उसको मिलाने पर उसकी भाप कम बनेगी, मतलब वो देरी से उबलेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया क्या? लगभग कितना उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया? लगभग 100.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले हमारा किस पे उबल रहा था? 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब किस पे हो रहा है? 100.5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब हम क्या करें? और ज्यादा चीनी मिलाएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और ज्यादा मिलाते जाएंगे तो एक मतलब टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता। अभी मान लो हमने इसमें और चीनी मिला दी तो हो सकता है हमारा टेम्परेचर कितना हो जाए? 105 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 105 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसके लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ? देखो, यहाँ पर पहले हमारा कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 105। पहले 100 था, कितना हो गया? 105। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? देखो, 5 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर था वो लगभग कितना बढ़ गया? हमारा 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। उन्नयन मतलब बढ़ना। क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ पर जो बढ़ोतरी हो गई इसी को हम बोलेंगे क्या? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब हम जैसे बात करें, हमने क्या करा? एक विलेय ले लिया और विलायक ले लिया, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? विलयन बनता है। विलेय और विलायक को मिलाकर क्या बनता है? विलयन। ठीक है, तो हमने इसको क्या ले लिया? विलेय को क्या विलायक ले लिया हमने, मान लो टीवी। हमने क्या ले लिया? टीवी या टीवी नॉट ले लो सर। विलायक को हमने कितना ले लिया? टीवी नॉट। और हमारा जो विलयन है वो कितना है? डेल्टा टीवी। क्या होगा? देखो, ये हो जाएगा अपना टीवी नॉट। ठीक है, विलेय विलायक मिलकर विलयन बन गए। तो यहाँ ज्यादा कहाँ हुआ था? यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? अब देखो, हमने इसको क्या ले लिया? टीवी, और ये ले लिया हमने टीवी नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि देखो, अगर हम टीवी में से टीवी नॉट माइनस कर दें, मतलब टीवी में से टीवी नॉट माइनस मतलब क्या होगा? देखो, यहाँ पर हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि टेम्परेचर हमारा क्या? विलयन का बढ़ गया
हमारा जो सॉल्यूशन था हमारा बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, इसलिए हमने इसको क्या लिया, विलेन का टेम्परेचर ये लिया, और ये क्या है हमारा ब्लैक का टेम्परेचर। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो डेल्टा टीवी जो होता है, डेल्टा टीवी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है किसके, मोललता के, किसके, मोललता के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा टीवी इक्वल्स टू, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवी इंटू मोललता, केवी इंटू मोललता। यहाँ पर केवी क्या है, केवी हमारे यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पर हमारा केवी इक्वल टू क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा टीवी जो है किसके बराबर होता है, केवी इंटू मल्टीप्लाई बाई क्या, केवी मल्टीप्लाई बाई मोललता। ठीक है, यहाँ पर केवी हमारा क्या आ गया था, केवी बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ये क्या है हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, देखो क्या, अगर हम मोललता, किसी भी विलयन की मोललता मान लो क्या है, किसी विलयन की मोललता 1 है, किसी विलयन की मोललता 1 है, तब की कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा टीवी बराबर किसके होगा, केवी के, डेल्टा टीवी बराबर होगा किसके, केवी के। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो किसके बराबर होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक के, मोलर उन्नयन स्थिरांक के। ठीक है, आगे बात समझ। अब हम यहाँ पर क्या, केवी, केवी का यूनिट भी निकाल सकते हैं, केवी का यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखो केवी का यूनिट क्या आ जाएगा, यहाँ से केवी का यूनिट अगर हम यहाँ इस वाले इक्वेशन से देखें तो हम केवी को लिख सकते हैं डेल्टा टीवी अपॉन मोललता। डेल्टा टीवी का यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस, और मोललता की हमने पीछे पढ़ी थी पिछली क्लासेस में क्या, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, हिमांक में अवनमन। देखो हिमांक में अवनमन क्या होता है, जैसे हमने भी देखा था कि क्या हमने एक गिलास में पानी लिया, उसमें क्या भरी थी, चीनी। जैसे अब हम देखें तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम केल्विन स्केल में लेना चाहें तो कितना होता है, 273 केल्विन। ठीक है, जब हम इसमें चीनी को मिला देंगे, मतलब अगर अब तक तो हमारा जो पानी से बर्फ जम रहा था वो कितने में, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था। अब हम यहाँ पर क्या, जब हम इसमें चीनी को मिला देंगे तो हमारा जो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होगा या जो हिमांक होगा वो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब हो सकता है चीनी को मिलाने के बाद हमारा जो टेम्परेचर हो वो कितना हो जाए, -1 डिग्री सेल्सियस हो जाए या -2 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या टेम्परेचर में क्या आ गई, कमी। यहाँ पर टेम्परेचर में मतलब ताप में क्या आ गई, कमी आ गई। टेम्परेचर में जब जो कमी आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है, जैसे कि हमने क्या करा, हमने एक विलायक लिया, क्या विलायक को हम का टेम्परेचर मान लिया हमने, क्या विलायक का टेम्परेचर मान लिया हमने TF नॉट, और विलयन का TF। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि देखो TF नॉट माइनस TF, क्योंकि ज्यादा वाले में से हमेशा कम वाला माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर पहले कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर कुछ घटकर कुछ कम हो रहा है, मान लो ये क्या -1 हो रहा है या -2 हो रहा है, कितना भी हो रहा है, हम नहीं कह सकते कितना हो रहा है, वो हमारी क्वांटिटी के हिसाब से, हम जितनी ज्यादा क्वांटिटी इसमें मिलाएंगे उतना टेम्परेचर हमारा यहाँ पर कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF, डेल्टा TF। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो, डेल्टा TF जो होता है ये भी अनुपाती होता है किसके, मोललता के, मोललता के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता। ठीक है, और यहाँ पर हमारा KF जो है वो क्या है, हमारा KF है हमारा यहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलर अवनमन स्थिरांक। तो यहाँ पर हम जैसे हम क्या देखें कि हमने क्या करा, यहाँ पर भी मोललता को क्या कर दिया, किसी विलयन की मोललता मान ली हमने क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा TF भी क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर हो जाएगा हमारे
KF के, ठीक। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हिमांक में अवनमन मोलर अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब यहाँ पर भी KF की यूनिट जो होगी, यहाँ पर भी KF की यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा TF अपॉन क्या हो जाएगी, मोललता, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्रति सॉरी मोल, और ऊपर कौन पहुंच जाएगा, किलोग्राम इसके अपॉन में आएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ठीक। ये क्या होगी इसकी यूनिट, ठीक। अब हम बात करते हैं किस पर, परासरण दाब पर। हम बात करेंगे किसकी, परासरण दाब की। देखो फोर्थ पॉइंट है अपना क्या, परासरण दाब। देखो परासरण दाब को समझने से पहले हमें किसको समझना है, परासरण को। किसका समझना है, परासरण को। देखो परासरण क्या होता है, एक हमने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, और इसको हमने क्या, बीच में हमने इसके क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या लगी हुई है हमारे यहाँ पर, अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर इसको क्या करा हमने, इन दोनों में क्या भर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमने क्या करा, सॉल्यूशन भर लिया। कैसा सॉल्यूशन भर लिया, शुगर सॉल्यूशन, मतलब चीनी का विलयन भर लिया, चीनी का जलीय विलयन हमने यहाँ पर क्या भर लिया, चीनी का जलीय विलयन भर लिया, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, दोनों में क्या, चीनी का जलीय विलयन, लेकिन अंतर है थोड़ा सा, ये कैसा है डाइल्यूट और ये कैसा है कंसंट्रेट। ये कैसा है डाइल्यूट और ये कैसा है कंसंट्रेट। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली की बात आई भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, इसका काम क्या होता है। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम क्या होता है, देखो हमें पता है कि ब्रेन में हमारी 2 चीज होती है, ब्ले और विलायक, ब्ले और विलायक। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या काम है कि ये क्या करती है, ब्ले के जो मोल होते हैं, मतलब ब्ले की जो संख्या होती है, इसको इधर से इधर नहीं आने देती है, ब्ले की संख्या को इधर से उधर, मतलब ब्ले यहाँ, इससे ब्ले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे ब्ले की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल विलायक की ही, विलायक जितना भी विलायक होगा वो इधर से इधर या इधर से इधर जा सकता है, ठीक है। और ये कब तक हो सकता है, ये प्रोसेस कब तक, मतलब ये कब तक होगी, ये जब तक होगी जब तक पूरा विलयन एक समान नहीं हो जाता, जब तक पूरा विलयन एक सा नहीं हो जाता, मतलब ये डाइल्यूट है, कंसंट्रेट है, जब तक ये दोनों विलयन एक से नहीं हो जाते, ये दोनों ही जलीय विलयन एक से नहीं हो जाते, जब तक होती रहेगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, मतलब परासरण। क्या बोलते हैं, परासरण, ठीक है। अब हमने क्या हुआ, हमें पढ़ना क्या है इसमें, परासरण दाब। देखो परासरण दाब क्या होता है, थोड़ा सा परासरण दाब की भी बात कर लेते हैं। तो परासरण दाब क्या होता है, हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया, सेम इसी तरीके से बीच में क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लिया वो सीधे कौन ले लिया, विलायक ले लिया, और विलायक कौन ले लिया, वाटर, कौन ले लिया, वाटर। और इधर हमारा क्या है, शुगर सॉल्यूशन, मतलब चीनी का जलीय विलयन, ठीक है। ये कंसंट्रेट है और ये क्या है, और ये क्या है, डाइल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। अगर यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो विलायक है हमारा, यहाँ से जो विलायक है वो इससे इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो कब तक होगी ये प्रोसेस, जब तक हमारी पूरा विलयन एक साथ नहीं हो जाता। लेकिन क्या होता है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में हमने क्या करा, इसमें एक हमने पिस्टन लगा दी, क्या लगा दी, पिस्टन। इसको थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं जिससे कि ये ठीक रहे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, पिस्टन लगा दी। पिस्टन का मतलब क्या, हाथ से हम इसमें क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, प्रेशर,
ठीक है। तो प्रेशर जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये जो है ये सीधे अटैक करती है ब्लैक पर। किस पर अटैक करेगी? ब्लैक पर। मतलब ये रोक देती है, ये क्या कर देती है? रोक देती है। किसको? ब्लैक के लिए इधर से इधर जाने पर, ये मतलब इस पार्ट से इस पार्ट में जाने से इसको रोक देती है। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भार मतलब बाह्यतम वह न्यूनतम या एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे क्या हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, या वह न्यूनतम मान या वह न्यूनतम दाब जो भार से लगाने पर ब्लैक को एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए रोक देता है। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? परासरण दाब। क्या बोलेंगे इसको हम? परासरण दाब। अब परासरण दाब जो होता है वो हमेशा विलेन की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विलेन की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब सी पर। ठीक है। और साथ ही साथ किस पर? टेम्परेचर, गर्मी। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम यहाँ लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? पाई इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? सी। ठीक है। और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्या देखो, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और हम इन दोनों को मिला देते हैं आपस में तो क्या हो जाएगा? पाई अनुपाती हो जाएगा सी टी। क्या हो जाएगा? सी टी। तो अगर हम इसको यहां से हटाएं तो यहां से क्या हो जाएगा? मतलब पाई इक्वल टू सी एस टी। यहाँ पर एस जो हमारा वो क्या है? विलेन स्थिरांक, मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू, देखो पाई इक्वल टू सी हमारी यहाँ पर क्या है? देखो तो यहाँ पर देख लो, सी इक्वल टू यहाँ पर हमारी मोलर कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पर सी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? एन अपॉन वी मोलरता। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, पाई इक्वल टू एन अपॉन वी एस टी। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पाई वी इक्वल टू एन एस टी। ठीक है। एस की जो वैल्यू हमारे गैस स्थिरांक आर के बराबर होती है। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है यहाँ पर इसके वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है। तो ये पाई वी इक्वल टू एनएच। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? देखो, वाष्प दाब में अवनमन, सबसे पहले हमने पढ़ा अणुशंक के गुणधर्म के बारे में, मतलब उसी की प्रॉपर्टीज हैं सारी। क्या? वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का अगली क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।